Every edit begins with a blank page, and then a spark. One small idea changes everything. and your idea transforms into a pure emotion. So, this is the invisible magic that makes people stop scrolling And remember what they just saw. and that magic has always been one word, and that is storytelling. अब स्टोरी टेलिंग को समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि एक स्टोरी होती क्या है, एक इंसिडेंट और एक स्टोरी में डिफरेंस क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कल रात की ही बात है, मैं बाइक चला रहा था। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। सुनसान सड़क थी और मेरी बाइक की स्पीड भी लगभग 80 किलोमीटर पर आवर थी, और तभी अचानक से एक डॉग सामने आ गया और मुझे तुरंत ब्रेक मारने पड़े। तो क्या ये एक स्टोरी है? नहीं, ये बस एक इंसिडेंट है, एक किस्सा है, एक सिंपल सा फैक्चुअल सा इवेंट जो बस हो गया। और लोगों को समझना होगा कि एक किस्से और एक कहानी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अगर अब मैं इसी सेम एग्जांपल को इस तरह से बोलूँ कि कल रात की ही बात है, मैं बाइक चला रहा था। रात के 11 बज रहे थे और मैं ऑफिस से घर जा रहा था। रात का अंधेरा था और सड़क बिल्कुल खाली थी। मेरी बाइक की स्पीड भी लगभग 80 किलोमीटर पर आवर थी, और तभी अचानक से एक डॉग सामने आ गया। उस पर लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं डर गया और मैंने ज़ोर से ब्रेक मारे और रुक गया। उस वक्त मुझे समझ आया कि एक छोटी सी लापरवाही ज़िंदगी बदल सकती थी। तब से मैंने डिसाइड किया कि स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और उस दिन के बाद से मैंने कभी तेज़ बाइक नहीं चलाई। तो क्या इस एग्जांपल को एक स्टोरी की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है यानी कि मैं, उसके माइंडसेट में एक सडन शिफ्ट या चेंज देखने को मिला है। लाइक उसको गाड़ी बहुत तेज चलाना पसंद थी, फिर उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ और वो समझ गया कि सेफ्टी पहले है। सो स्टोरीज आर ऑल अबाउट चेंज। तो इससे अपन को ये समझ आया कि इंसिडेंट एक सिंपल सा इवेंट होता है जिसमें कोई इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, और वहीं पर स्टोरी एक स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव होता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट, इमोशंस और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्टोरी हमेशा एक मैसेज या इम्पैक्ट छोड़ती है। तो मेन डिफरेंस क्या है? इंसिडेंट एक इवेंट जो हुआ, स्टोरी उस इंसिडेंट से तुमने क्या सीखा, क्या फील हुआ और तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, अब पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें स्टोरी की एक डेफिनेशन बताता हूँ। हर कोई अपनी लाइफ में हजार इंसिडेंट फेस करता है, लेकिन जब आप उसमें से एक इमोशन, एक मैसेज निकाल कर उसको स्ट्रक्चर में सुनाते हो ना, तो अब वो एक स्टोरी बन जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। So, storytelling is the art of sharing ideas and emotions through words, images, or other means. So, this is a text definition of storytelling. Now, let's understand this. So, storytelling is the art of sharing ideas and emotions through words. अब वर्ड्स की फॉर्म में अपन स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं? सो उसके लिए समझो। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक स्टोरी है, ठीक है, और स्टोरी वर्ड्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से है कि प्रियांशु यानी कि मैं, ठीक है, ठीक है, प्रियांशु एंटर द रूम एंड ही स्टार्ट्स डूइंग एडिटिंग। ठीक है, एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें एक सिंपल सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक, बट अगर इसी स्टोरी को अपन इस तरह से लिखें कि प्रियांशु स्टार्ट्स डूइंग एडिटिंग एवरी टाइम ही एंटर्ड द रूम, ये सुनने में ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है ना? तो बस वही चीज़ है, अपन ने इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, अपन ने उसको बेसिकली रिवर्स कर दिया। तो अपन ने क्या किया, इसका जो ऑर्डर था, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, कोई नहीं, अपन का जो ऑर्डर था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की एक सिंपल सी स्टोरी है, अपन ने उसको रिवर्स कर दिया। कैसे? कि जो इसका जो सब्जेक्ट था, ठीक है, जो इसका हुक था कि प्रियांशु एंटर द रूम, अपन ने उसको एंड में करा, ठीक है, और अपन ने ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया कि मैं रूम में एंटर करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ। मैंने इसको ऐसे कर दिया कि मैं एडिटिंग करता हूँ हर टाइम मैं रूम में आता हूँ, और टू बी ऑनेस्ट ये मेरा रूटीन है भाई। मैं उठते ही पीसी के आगे बैठ जाता हूँ और पता नहीं रात के 2 कब बज जाते हैं। एनीवेज, अब हर क्रिएटर अपने अलग अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग करता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो पूरी स्टोरी को रिवर्स करते हैं, मतलब कि पहले तुम्हें फ्यूचर का पार्ट दिखाया जाता है, लास्ट में तुम्हें स्टोरी का वो फ्रेम दिखाते हैं जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि स्टोरी का एंड और स्टार्ट फ्रेम दोनों सेम होते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है स्टोरी को दिखाने का। बट अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग स्किल आ गई ना, तो तुम एज अ क्रिएटर और एडिटर भीड़ से अलग स्टैंड आउट कर जाओगे। ठीक है, ऑल राइट। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसमें लिखा है कि स्टोरी टेलिंग कैन बी डन थ्रू वर्ड्स, इमेजेस और अदर मीन्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि स्टोरी टेलिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। तुम चाहे उसको इमेजेस की फॉर्म में करा सकते हो, या कोई और तरह से तुम स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग की क्या क्या फॉर्म हो सकती है? तो जो सबसे पहली स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है वो है ओरल। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है स्टोरी टेलिंग की, मतलब सबसे पुराना स्टोरी टेलिंग का फॉर्म है। इसमें तुम्हें कहानी जबान से बोल के बताई जाती है।
मतलब कि इसमें किसी पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो तुम्हें आगे तक स्टोरी कन्वे कर सके। और बेसिकली जो स्टोरी टेलर होता है वो इसका यूज़ करता है ताकि अपने कल्चर को आगे तक प्रमोट कर सके, या फिर किसी तरह का विजडम तुम्हें प्रोवाइड कर सके, या फिर कोई ह्यूमर क्रिएट कर सके। और इसका तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है वो है तुम्हारी नानी या दादी की बेड टाइम स्टोरीज, जो तुम सोते टाइम नानी या दादी के मुंह से सुनते हो, या तुम्हें कोई बचपन में उन्होंने सुनाई हो। और इसके अलावा ये फोक टेल्स में यूज़ होती है, या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग की फॉर्म आती है वो है रिटन। अब रिटन स्टोरी टेलिंग को अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, वर्ड्स की फॉर्म में, एक सिंपल सी स्टोरी में। और ये बेसिकली रिटन फॉर्म में होती है, लिखित रूप में होती है। और सबसे कॉमन स्टोरी टेलिंग टाइप है ये। इसके जो परफेक्ट एग्जांपल्स हैं वो हो सकते हैं जैसे कि प्रेमचंद की कहानियाँ, या तुमने कोई बुक रीड करी, या कोई ब्लॉग रीड किया, या फिर कोई नोवेल या पोइट्री तुमने रीड करी, ठीक है। और एक और तुम्हें फैक्ट बताता हूँ, जो तुम व्हाट्सएप पे जो चैट करते हो ना, जैसे ग्रुप चैट हो गई, या तुम अपनी क्रश से चैट कर रहे हो, तो वो भी रिटन स्टोरी टेलिंग का ही एक फॉर्म है। उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग फॉर्म आती है वो है विजुअल। अभी सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है। कैसे? विजुअल स्टोरी टेलिंग आज हर जगह है, पूरे इंटरनेट पे विजुअल स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा होती है। तुम चाहे इंस्टाग्राम रील्स देख लो, चाहे यूट्यूब वीडियोस देख लो, कुछ भी। अब बेसिकली होती क्या है ये? तो इसमें तुम्हें मूविंग इमेजेस और साउंड का यूज़ करके एक स्टोरी नरेट की जाती है, बेसिकली स्टोरी दिखाई जाती है विजुअली, जो कि विजुअली जो कि विजुअली प्लीजेंट भी लगता है अपन को। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि मार्वल की कॉमिक्स हो गई, है ना? मार्वल डीसी की कॉमिक्स हो गई, या फिर तुमने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, कोई मूवी देखी जैसे इंटरस्टेलर होगी, या तुमने कोई शॉर्ट फिल्म देखी है। बट इसके अलावा अगर तुम्हें मैं बताऊँ, अगर आज से 10-11 साल पहले इसका परफेक्ट एग्जांपल होता ना, तो वो होता गूगल रियूनियन का ऐड। आई डोंट नो तुमने देखा है नहीं वो ऐड, बट इस क्लास के बाद एक बार प्लीज़ उस ऐड को ज़रूर चेकआउट करना भाई। बहुत बहुत मतलब मेरे तो बहुत करीब है वो ऐड दिल के भाई, मेरे को बहुत पसंद था। उस टाइम पे वो ऐड टीवी पे भी आता था, एंड इवन यूट्यूब पे वो आया था ऐड, आज से 11 या 13 साल पहले, ठीक है। तो बेसिकली उस ऐड में होता क्या है कि एक लड़की के ग्रैंडफादर अपनी मतलब ग्रैंड डॉटर को स्टोरी सुना रहे होते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे उनका फ्रेंड और वो अलग हो जाते हैं। उनका फ्रेंड चला जाता है पाकिस्तान, और वो इंडिया में ही रह जाते हैं। और थोड़े दिन बाद क्या कि उसके जो लड़की के जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं उनका बर्थडे आ रहा होता है, तो वो लड़की डिसाइड करती है कि इन दोनों का रियूनियन करवाते हैं। तो वो गूगल की हेल्प से जैसे उसको स्टोरी में उसके ग्रैंडफ़ादर ने बताया था कि ऐसे-ऐसे शॉप का नाम था, वो गूगल की हेल्प से उस शॉप का नाम और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालती है। एंड देन वो जो उनके फ्रेंड थे उसके ग्रैंडफ़ादर के, उनको कॉन्टैक्ट करती है, बताती है कि आपको याद है कि आप तो मेरे दादाजी के ऐसे दोस्त थे, पार्टीशन के टाइम पे आप अलग हो गए थे। एंड फिर वो उनको इंडिया बुला लेती है, और इंडिया आके उन दोनों का रियूनियन करवाती है। भाई बहुत सही ऐड था वो, मतलब तुम लोग रो दोगे, मैं रो दिया था, तुम लोग भी रो दोगे। एक बार प्लीज़ उस ऐड को ज़रूर देखना, गूगल रियूनियन का ऐड है, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। देन सॉरी कभी-कभी थोड़ा भटक जाता हूँ, बट ये चीज़ें ज़रूरी है यार, क्योंकि तुम जितना ऑब्ज़र्व करोगे ना, तुम उतना ज़्यादा स्टोरी टेलिंग को सीखोगे। तो स्टोरी टेलिंग इज़ ऑल अबाउट ऑब्ज़र्वेशन। आई पर्सनली बिलीव कि तुम जितना क्रिएटर्स को, उनकी आर्ट को ऑब्ज़र्व करोगे ना, तुम इम्प्रूव करते रहोगे टाइम के साथ, ठीक है? देन उसके बाद जो स्टोरी टेलिंग की अगली फॉर्म आती है, वो आती है परफॉर्मेंस बेसिस पे। अब परफॉर्मेंस बेस्ड स्टोरी टेलिंग को तुम ईज़िली समझ सकते हो उसके नाम से ही, बट मैं फिर भी बताता हूँ कि ये बेसिकली अ, इसको थिएट्रिकल स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं। ये आर्टिस्ट के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसका जो एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बताऊँ अगर, तो जैसे कल ही मैं अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या हर जगह पे रामलीला होती रहती है, सबके ही होती है। तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो कल मैं रामलीला देख के आ रहा था, घर वालों के साथ गया था। तो ये भी एक इसका एग्ज़ाम्पल है। या फिर जैसे हमारे राजस्थान में पपेट्स के डांस होते हैं, वैसे हैंड मूवमेंट्स या बॉडी जेस्चर्स के अकॉर्डिंग पूरी-पूरी तुम्हें स्टोरी समझाते हैं पपेट्स के थ्रू। वो इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल होगा। या फिर तुमने कभी देखा होगा कि थिएटर्स में प्ले या ड्रामाज़ होते हैं, तो वो भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है। परफॉर्मेंस बेस है, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे पपेट्स का मैंने एग्ज़ाम्पल बताया ना कि ऐसे हैंड मूवमेंट्स, जेस्चर्स के बेसिस पे उनको थ्रेड से सिर्फ़ कंट्रोल कर रहे होते हैं, और भाई वो बहुत अच्छी लगती है वो, ठीक है? ये भी एक स्टोरी टेलिंग की ही फॉर्म है। उसके अलावा जो अब नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म है स्टोरी टेलिंग की, वो ये है डिजिटल इमेज। देखो वैसे तो बहुत सारी स्टोरी टेलिंग की फॉर्म होती है, बट ये जो मेन है मेजरली यही यूज़ होती है अपने इंडस्ट्री में, वीडियोज़ में, सब जगह, मूवीज़ में भी। और डिजिटल इमेज वाली स्टोरी टेलिंग वो होती है जिसमें तुम्हें किसी फ़ोटो, किसी इमेज के थ्रू
कुछ समझाया जाता है। अब हर अलग इमेज का डीप मीनिंग होता है। तुमने देखा होगा डिजिटली कोई आर्ट वर्क बनाता है या किसी तरह का कुछ थंबनेल बनाता है, वो सब इसके एग्जांपल है। अब ये कुछ कॉमन स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी अदर फॉर्म्स होती है स्टोरी टेलिंग की जो लोगों को नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और वो है जैसे कि ऑडियो। अब इस स्टोरी टेलिंग में सिर्फ तुम्हें आवाज़ के ज़रिए पूरी कहानी बताई या सुनाई जाती है। इसका एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। रेडियो या एफएम पे रामायण प्ले होती है ऑल इंडिया रेडियो पे, अब भी होती है, पहले भी होती थी। उसके अलावा पॉडकास्ट तुमने कभी सुनी हो तो, या फिर ऑडियो बुक्स जो तुम सुनते ही हो आई थिंक। उसके अलावा जो दूसरी फॉर्म है वो है फिल्म एंड वीडियो। अब जैसे कि मैंने तुम्हें विजुअल स्टोरी टेलिंग में बताया था कि ये भी उसी की तरह ही, सेम उसी की तरह ही है, उसी का ही बेसिकली एक सबसेट है फिल्म एंड वीडियो, जिसमें तुम यूट्यूब पे देखते होंगे स्टोरीज, और तुम कभी नेटफ्लिक्स पे देखते होगे, वो सारी स्टोरीज ही है। इसमें मूविंग इमेजेस तुम्हें दिखाई जाती है। अब एक वीडियो होता क्या है, मल्टीपल इमेजेस को एक साथ जोड़ देना, वो मूव होती रहेगी, ठीक है, वही चीज़ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है वो इंटरेक्टिव। ये वो कहानियाँ होती है जो यूज़र इनपुट के साथ साथ इन्वॉल्व होती है, मतलब कि तुम भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हो, तुम भी कहीं ना कहीं इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो एज अ व्यूअर। अब इसका अगर तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल हो सकता है वीडियो गेम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेड डेड रिडेम्पशन 2 RDR2, ठीक है, कितनी अच्छी उसकी स्टोरी है। तो तुम गेम में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें लगता है कि तुम एक्चुअल में उसका पार्ट हो। उसके अलावा अगर तुमने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी हो या ब्लैक मिरर, वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। एंड देन जो स्टोरी टेलिंग की नेक्स्ट फॉर्म है वो है पर्सनल। अब ये वाली स्टोरी टेलिंग पूरे इंटरनेट पे अभी चल रही है, क्यों? क्योंकि हर कोई स्टोरी टेलिंग करना चाह रहा है। अब पर्सनल स्टोरी टेलिंग में लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कहानियाँ सुनाते हैं या बताते हैं। इसका एग्जांपल है, तुमने टेड टॉक सुना होगा या फिर जो टॉक सुना होगा, या फिर इसके अलावा यूट्यूबर्स अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं, जैसे लाइफ ऑफ रीज़ा, नटाली लिन, और भी क्रिएटर्स हैं। या फिर इंस्टा पे तुमने रील्स देखी होगी जहाँ पे क्रिएटर्स अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अब मैंने तुम्हें इतना कुछ बता दिया है, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि भाई स्टोरी टेलिंग करनी क्यों है, वाई स्टोरी टेलिंग मैटर्स। नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई कहानी सुनाकर क्या होगा, स्टीव जॉब्स ने एप्पल का आइडिया कैसे बेचा, शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, या फिर हर बड़ा ब्रांड आज एक कहानी क्यों बनाता है। सी, कहानियों का काम होता है इमोशन क्रिएट करना, और जब आप किसी के इमोशन से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो उनका डिसीजन लेना आसान हो जाता है। डेटा या फैक्ट्स तो लोग भूल जाते हैं, पर कहानी हमेशा याद रहती है। सो पीपल टेल स्टोरीज टू कनेक्ट। सिंपल, हम अपनी स्टोरीज क्यों शेयर करते हैं? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके, सामने वाले को ये ना लगे कि वो अकेला ही इस फेज से गुजर रहा है। उसको फिर अपने जैसे लोग मिल जाते हैं एक तरह से कि हाँ, इस बंदे की मेरी जैसी कहानी है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। या फिर टू एक्सप्रेस इमोशंस, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि हम अपनी फीलिंग्स को किसी को कह नहीं पाते डायरेक्टली, क्योंकि मैं तो नहीं कह पाऊंगा, मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, तो हम अपने इमोशंस के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। या फिर टू शेयर एक्सपीरियंसेस, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्रिएटर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कोई इंटरनेट पे, जिसमें रियल लाइफ मूवमेंट्स होगा या कोई लेसन उन्होंने सीखा वो कर रहे हैं। या फिर टू एंटरटेन पीपल, तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जो फनी कंटेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपन को हंसाने का काम कर रहे हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। या तुमने कोई मूवी या सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पे, अभी एलिस इन बॉर्डरलैंड आई है, तुमने स्क्विड गेम देखी होगी, वेडनेसडे देखा होगा, तो ये सब तुमने किसके लिए देखा? इसमें तुम्हें इमेजिनेशन कंटेंट मिल रहा है, थ्रिल मिल रहा है, तो ये सब तुम्हें हुक करके रखने के लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। उसके बाद जो अगली रीज़न है वो ये है कि टू इंस्पायर चेंज, कि कि अब इसका एग्जांपल तुम ऐसा समझो कि कोई फाउंडर है, कोई कंपनी का फाउंडर है, जो बेसिकली तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, जिस वजह से और लोग भी उससे इंस्पायर हो रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहा है, तो लोग इसलिए स्टोरी टेलिंग करते हैं। या फिर कुछ लोग तो अपनी क्रश को पटाने के लिए स्टोरी टेलिंग करते हैं, या टीचर से अच्छे नंबर लेने के लिए स्टोरी टेलिंग करते हैं, हमने भी करी बचपन में। या फिर टू प्रिजर्व मेमोरीज, जो स्टोरीज अपन आज बना रहे हैं वो एज अ मेमोरी अपने कल्चर को संभाल के रखेगी आगे तक, आगे वाली जनरेशन के लिए, अपनी मूवमेंट्स, अपनी सारी मेमोरीज को वो आगे तक कैरी करके ले जाएगी, बिकॉज स्टोरीज कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने बताया था कि लोग यादें भूल जाते हैं, पर स्टोरी कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। अपन ने बाहुबली देखी है यार, कितनी बार तुम मतलब भूल नहीं सकते उसकी स्टोरी, तुम्हें पता रहेगी कि हाँ ये हुआ है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तुम्हें याद है क्यों मारा। इट्स ह्यूमन नेचर, स्टोरी टेलिंग इज हाउ ह्यूमंस हैव ऑलवेज एक्सप्रेस देमसेल्फ।
स्टोरी टेलिंग एक बेसिकली ज़रिया है जिसकी वजह से हमेशा हम ह्यूमंस ने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा है। तो ये सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम में स्टोरी टेलिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के बिना तुम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, तुम उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं कर सकते, लोग तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, तुम कोई डील साइन नहीं कर सकते, बहुत कुछ है, सब स्टोरी टेलिंग पे ही मैटर करता है। इट्स ह्यूमन नेचर का मतलब है कि कहानियाँ सुनाना और सुनना इंसान के अंदर पहले से ही है। ये कोई नई स्किल या ट्रेंड नहीं है। पुराने ज़माने में लोग गुफाओं की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाते थे, अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स दिखाने या समझाने के लिए, और आज के टाइम में हम फिल्म्स, यूट्यूब वीडियोस या रील्स बनाते हैं अपनी बातें सुनाने के लिए। तो बस मीडियम बदल गया है, लेकिन कहानी सुनाने की आदत इंसान के खून में हमेशा से रही है, और यही वजह है कि स्टोरी टेलिंग हम सबको नेचुरली अट्रैक्ट करती है। तो इसको तुम नोट कर लो, इट्स ह्यूमन नेचर, स्टोरी टेलिंग इज ऑलवेज हाउ ह्यूमंस एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ठीक है भाई, तुम लोग सोच रहे होगे हाँ भाई प्रियांशु भाई तूने इतना बता दिया स्टोरी टेलिंग के बारे में, तूने सारी टर्मिनोलॉजी समझा दी, तूने बेस हमारा क्रिएट कर दिया स्टोरी टेलिंग का, लेकिन स्टोरी टेलिंग करनी कैसे है, करते कैसे? सो हाउ टू टेल गुड स्टोरीज, हाउ टू राइट गुड स्टोरीज, उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा स्टोरी का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली स्टोरी में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टोरी का बेसिक्स क्या होता है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद हम उनको एक एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या वो उसके अंदर फिट होते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी एक अच्छी स्टोरी में, वो होता है सेटअप। तो बेसिकली तुम्हें हर स्टोरी में सबसे पहले एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद पूरा अपन एनवायरनमेंट और सीन सेटअप करते हैं, पूरी स्टोरी धीरे धीरे एस्टेब्लिश होती है, तुम्हें सब कुछ एक स्टोरी का बेस तैयार करके दिया जाता है कि स्टोरी में ये हो रहा है, कैरेक्टर की ये कहानी है। उसके बाद उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली जब पूरी स्टोरी अच्छे से सेटअप हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, तब तुम एक कॉन्फ्लिक्ट रेस कर देते हो। मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक प्रॉब्लम, कि उस सेटअप के अंदर एक प्रॉब्लम है। अब कॉन्फ्लिक्ट भी दो तरह के होते हैं, बेसिकली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। सो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कैरेक्टर इंटरनली फील कर रहा है, इंटरनली फेस कर रहा है, जैसे कि मेंटली, इमोशनली, जैसे कि उस गिल्ट या फियर, या कोई डिसीजन नहीं ले पाना, या थोड़ा सा लेजी फील कर रहा है, तो ये सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में काउंट होता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है उसका, वो होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें जो कैरेक्टर है वो कुछ आउटसाइड फोर्सेस की वजह से स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। तो वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई मूवी में जैसे कोई विलन हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हैरी पॉटर की मूवी में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या था, हैरी वर्सेस वोल्डेमॉर्ट। ठीक है, और अगर हम वहीं पे किसी लव स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं, तो किसी लव स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है कि टू लवर्स है, उनको सेपरेट होना पड़े कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से, शादी नहीं कर पा रहे, या कुछ है, या उनकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है। तो ये सब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के एग्जांपल्स है। उसके बाद जब तुमने एक प्रॉब्लम को रेज कर दिया, देन फिर हमें उसका सॉल्यूशन बताना होता है, फिर आता है रिजोल्यूशन। तो बेसिकली रिजोल्यूशन में क्या होता है कि हमने जो प्रॉब्लम अब तक फेस करी, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, हमको उसको सॉल्व करना होता है कि कैरेक्टर कैसे अब उसके माइंडसेट में चेंज आएगा, वो कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा खुद को, उस प्रॉब्लम से कैसे वो बाहर निकालेगा खुद को। वो सब रिजोल्यूशन में तुम्हें बताया जाता है, जो तुम्हें बेसिकली मोस्टली स्टोरी के किसी भी मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है। तो सेम यहाँ भी एज अ क्लाइमैक्स हो गया, रिजोल्यूशन को क्लाइमैक्स तुम कंसिडर कर सकते हो। तो ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सेटअप के लिए हमारे पास एग्जांपल है कि राहुल इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, हिज एग्जाम्स आर कमिंग अप एंड दिस टाइम ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ he would start studying early. He bought a new notebook, made a timetable and felt super motivated. So इसमें हमें सब कुछ इसने अच्छे से एस्टेब्लिश करके दिया है पहले से ही, जैसे कि राहुल ये हमारा सब्जेक्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो क्या है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर दूसरा एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ है कि उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और उस टाइम उसने खुद को प्रॉमिस किया है कि मतलब पहले से ही पढ़ाई करके रखेगा, पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेगा। या यूजुअली क्या होता है कि हम जैसे बैक बेंचर होते हैं, वो एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेरी तो 9.1 सीजीपीए आ जाती है, मेरे दोस्तों की नहीं आ पाती। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो राहुल उन बच्चों में है, ठीक है, राहुल उन बच्चों में काउंट होता है कि वो थोड़ा सीरियस हो गया अपनी पढ़ाई को लेके, कि अब वो पहले से ही पढ़ाई कर रहा है, कि मान के चलो एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, वो पहले से ही पढ़ाई करके प्रिपरेशन करके रखेगा कि उसको कोई बाद में दिक्कत ना आए। सो व्हाट ही डिड, ही बॉट अ न्यू नोटबुक,
made a timetable and felt super motivated this time. बट अब इस स्टोरी में हम कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम क्या डाल सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट हम ऐड कर सकते हैं कि बट द मोमेंट ही सैट डाउन टू स्टडी हिज फोन केप्ट बजिंग. ठीक है, फ्रेंड्स कॉलिंग फॉर अ क्रिकेट मैच, एंडलेस इंस्टाग्राम रील्स पॉपिंग अप, एवरी टाइम ही सेड जस्ट 5 minutes, but hours passed. Days went by, the syllabus was still incomplete and stress and guilt kept building. तो तुमने देखा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि जैसे ही वो पढ़ाई करने बैठा, उसका फ़ोन बजने लगा. उसके दोस्त उसको बुलाने लगे क्रिकेट मैच के लिए, या फिर वो रील देखने लग गया. तो हर टाइम वो पढ़ने बैठता तो कहता है कि जस्ट 5 मिनट. भाई मैं भी ये करता हूँ कि हाँ भाई 5 मिनट बाद पढ़ लूँगा, कोई नहीं हो. 5 मिनट करते करते कब पूरा दिन निकल जाता पता नहीं चलता. तो ये उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है. ये सब क्या है? ये सब जो है अपन ने अभी डिस्कस की, ये सारे हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी गाइस. तो ये सारे हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. क्यों? क्योंकि ये बाहर के सोर्सेज हैं जो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तेरे को पढ़ाई नहीं करनी. ठीक है, अब उसमें उसके दोस्त भी आ गए. बुरी संगत से दूर रहना चाहिए. उसके बाद डेज वेंट बाय, द सिलेबस वाज स्टिल इनकम्प्लीट. एक सेकेंड. सो डेज वेंट बाय, द सिलेबस वाज स्टिल इनकम्प्लीट. उसका सिलेबस स्टिल इनकम्प्लीट था. तो इससे क्या हुआ? इससे उसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ कि उसके अंदर स्ट्रेस वो फील करने लगा, गिल्ट उसके अंदर बढ़ने लगा. अब ये क्या है? ये है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो देखा तुमने इस वाले स्टोरी के एग्जांपल में अपने पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया. बट अब इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा? तो व्हाट ही डिड. अब इसका रिजोल्यूशन क्या है? फाइनली वन नाइट ही टर्न्ड ऑफ हिज फोन एंड डिसाइडेड टू फिनिश जस्ट वन चैप्टर फ्रॉम वन सब्जेक्ट. दैट स्मॉल विन गेव हिम कॉन्फिडेंस. Slowly he managed his distractions and prepared for the exams. He realized that to change the whole story, sometimes one small step is enough. ये तुम्हें करना चाहिए. सो इसमें रिजोल्यूशन किस तरह से हुआ कि उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया. एक बार उसने सोचा कि नहीं अब मेरे को पढ़ाई करनी है, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, साइड में पटक दिया. ठीक है, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक चैप्टर फिनिश करेगा एक सब्जेक्ट से. एंड दैट स्मॉल विन गेव हिम कॉन्फिडेंस. तो उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर होने लगा. उसके साथ साथ उसने अपना फ़ोन जब बंद किया तो उसके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी दूर होने लगे. स्लोली ही मैनेज्ड हिज डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, he managed his distractions and prepared for the exams. He realized that to change the whole story, sometimes one small step is enough. So, अब तुम्हें इस one small step is enough. तो अब ये जो लाइन है ना मेन, ये बताती है एक परफेक्ट स्टोरी को. क्यों? क्योंकि इसमें उसके जो माइंडसेट है उसमें चेंज देखने को मिला है. ठीक है, उसके माइंडसेट में शिफ्ट देखने को मिला है. मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ इसको संभाल लो थोड़ा यार. तो जो ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है उसको तुम ध्यान से पढ़ो. ही रियलाइज दैट टू चेंज द होल स्टोरी समटाइम्स वन स्मॉल स्टेप इज इनफ. मतलब उसको समझ आ गया उस कहानी में, जब उनको स्टार्टिंग में दिखाया था राहुल कैसा बंदा था, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है. अब उसको रियलाइज़ हो गया है, तो ये उसके लिए एक चेंज साबित हुआ, ये उसके लिए एज अ ट्रांसफॉर्मेशन साबित हुआ. तो ये एक अच्छी स्टोरी में काउंट हो सकता है. क्योंकि एक अच्छी स्टोरी में हमेशा याद रखना 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए: सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन. क्या अपन ने स्टोरी एस्टेब्लिश करी, कैसे उसके अंदर एक प्रॉब्लम रेज हुई, क्या प्रॉब्लम है, और उसको अपन ने रिजॉल्व कैसे किया, ये हमेशा याद रखना. ठीक है, इसके अलावा एक और ऐसा एलिमेंट है जो तुम्हें मोस्टली स्टोरीज में देखने को मिल सकता है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब नेसेसरी नहीं है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हो सकता है कुछ स्टोरीज में तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज़ ना मिले या कोई 2 चीज़ ना मिले. वो बहुत सिंपल स्टोरी जाए, उसका पेस बड़ा सिंपल हो. तो तुम्हें समझना होगा कि अच्छी स्टोरी के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए. उसके अलावा अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो वो है ड्रामा. अब व्हाट इज़ ड्रामा? सो ड्रामा बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो बिलोंग नहीं करता, उसके कंफर्ट जोन से बिल्कुल अलग.
मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा कैरेक्टर अनकंफर्टेबल फील करे, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हमारे कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, वहीं से ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। और ह्यूमन बींग्स को ड्रामा बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, उनको बहुत पसंद भी आता है। एंड एज एन इंडियंस हम लोगों को ड्रामा कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी सीरियल्स, इसमें लड़की नागिन बन गई या गोपी बहू, अहम जी, ला वो वाला, तो उसमें डिग्री ऑफ ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिचुएशन इतनी ड्रामेटिक उनको करनी पड़ती है अपने ऑडियंस को हुक रखने के लिए। और तुम लोग मानो या ना मानो, अपन इंडियंस को ड्रामा सही में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब अगर सामने अनुपमा या साथिया चल रहा है ना, तो तुम अगर उसको 2 मिनट लगातार देखते रहोगे तो एक पल को तुम भी कह दोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये बहू नागिन कैसे बन ली। तो मतलब इतना ड्रामा, उसमें डिग्री ऑफ ड्रामा बहुत ज़्यादा रहता है। और वहीं पे अगर अपन यूट्यूब वीडियोस की बात करें, जो कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करते हैं, उनकी केस में डिग्री ऑफ ड्रामा काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू टीवी सीरियल्स या मूवीज़। अब ड्रामा वो सीक्रेट सॉस है जो हर स्टोरी को एंगेजिंग और बहुत ज़्यादा बेटर बना देता है। मतलब अगर तुम्हारी स्टोरी में से ड्रामा मिसिंग है तो तुम्हारा तो लग गया भाई। अब ड्रामा को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये ये एक अमीर एक बिजनेसमैन है, ठीक है? करोड़पति आदमी है। ये 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रहा है। अब तुम बोलोगे भाई इसमें नया क्या है? अमीर है वो तो यही करेगा, क्योंकि अपन यूजुअली उसको वैसे ही देखते आए हैं, उसका कंफर्ट ही वही है। बट अगर मैं कहूँ कि ये एक गरीब आदमी है जो बस्ती में रहता है, स्लम में रहता है, जिसको मतलब एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब, जिसको 2 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब नहीं होता, वो बंदा 5 स्टार होटल में जाके डिनर कर रहा है। वो बंदा 5 स्टार होटल में जाके डिनर कर रहा है। तुम्हारी फटी एक पल को, भाई ये क्या हो गया? इतना तो मेरी सैलरी नहीं है बीटेक करने के बाद। ये बंदा 5 स्टार में जाके खाना खा रहा है, ठीक है? अब तुम इमेजिन कर सकते हो, मतलब उसके लाइक कपड़े कैसे होंगे, उस बेचारे को ये नहीं पता होगा कि, शायद ये ना पता हो कि खाना कैसे खाना है वहाँ फ़ॉर्क से या जो भी कुछ हो। तो वो बंदा, मतलब समझ रहे हो इसमें कि एक बेचारा गरीब बंदा जो बस्ती में रहता है, हमेशा वहीं पे पला बड़ा है, वो 5 स्टार में जाके खाना खा रहा है, जिसको 2 वक़्त का खाना नसीब भी नहीं होता। इतना ड्रामा है इसमें। या फिर इस सिचुएशन को उल्टा कर दो कि ये एक अमीर आदमी, एक बिज़नेसमैन है, करोड़पति आदमी है, ये स्लम में जाके रह रहा है। मतलब बस्ती में जाके रह रहा है एक तरह से, या कोई चौल में रह रहा है। ठीक है? कोई चौल में रह रहा है, बस्ती में जाके रह रहा है। तो इसमें भी काफ़ी ड्रामा है। कैसे कि इसका मतलब करोड़पति आदमी है, तो इसके घर में तो ऑलरेडी 50-100 नौकर होंगे। अब ये बंदा वहाँ जाके रह रहा है बस्ती में, जहाँ पे पूरी मतलब एक ही जगह 100 लोग रहते हैं। तो यार कितनी, मतलब कितनी बड़ी बात है, ठीक है? कितनी बड़ी बात है। बट अगर तुमको इसका एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ एज़ अ मूवी, इसका एग्ज़ाम्पल होगा हिंदी मीडियम मूवी। तुमने देखी होगी कि वो दोनों मियाँ-बीवी मतलब करोड़पति होते हैं, उनमें खूब पैसा होता है, बट उनकी बच्ची को पढ़ाने के लिए वो लोग कैसे मतलब झुग्गी-झोपड़ी जो गरीब बस्ती होती है उसमें जाके रहने लगा, चौल में रहने लग जाते हैं वो बेसिकली। और गरीबों की तरह रहने लग जाते हैं। और लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, वहाँ जाके कैसे वो लोग समझते हैं चीज़ों को कि लाइफ़ कैसी है उनकी, ठीक है? कि अमीर पेरेंट्स अपनी बच्ची को सिर्फ़ एक स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए गरीब बन जाते हैं। तो ड्रामा बेसिकली वही है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कैरेक्टर बिलॉन्ग ही नहीं करता। और अगर तुम अपनी स्टोरीज़ में ड्रामा ऐड कर रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि यार तुम ये इन्फॉर्मेशन मत दो कि हाँ, ये अमीर आदमी है, ये करता ही करता है। उसको पता है वो अमीर आदमी है, वो यही करेगा, ठीक है? उसका कम्फ़र्ट ही यही है। तुम उसको सीधा मेन चीज़ें दिखाओ अपनी स्टोरी में कि ये अमीर है, इसके साथ ऐसे-ऐसे हुआ, ये गरीब बन गया और ये यहाँ आ गया। सिंपल, खत्म। अब तुम्हारे माइंड में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि यार, कि ड्रामा बेसिकली एक तरह की प्रॉब्लम ही हो गई, तो इसमें और कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस क्या है? तो ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट में डिफरेंस क्या होता है? अब देखो, ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना, बहुत सटल डिफरेंस, बट ये बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ गंदी सी, ये बेसिकली एक ऐसा बंदा है जो मतलब कि गर्म जगह पे रहता है, हॉट रीजन्स में रहता है। फॉर एग्जांपल ये बंदा है जैसलमेर में, ठीक है? ये बंदा जैसलमेर का है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, फॉर एग्जांपल। और अगर इसी बंदे को मैं उठा के डाल दूँ एक कोल्ड एरिया में, एक कोल्ड रीजन में, मतलब, तो भाई ही वुड लिटरली भाई डाई, क्योंकि उसने कभी उतना फेस ही नहीं किया। जो बंदा इतने गर्म टेम्परेचर से उसको आदत है, उसको वहीं पे रहने की आदत है, उसको तुम सडनली मान के चलो
25 डिग्री, चलो सियाचिन में डाल दिया उसको, खत्म, मर सकता है वो बंदा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड हैव टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, इसका मतलब कि उसका कंफर्ट जोन है गर्म जगह। ठीक है, उसको तुमने उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो मुश्किल सर्वाइव कर पाएगा वो उस सिचुएशन में। मतलब इस केस में तो सर्वाइव मुश्किल ही कर पाएगा, इवन मैं भी नहीं कर पाऊंगा भाई। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टोरी में होना चाहिए, उसके बिना स्टोरी फ्लैट लगेगी बिल्कुल। तो कैरेक्टर वो कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है। ठीक है, उसके अलावा जो ड्रामा है वो उस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। मतलब कि एक ऐसी सेंटर प्रॉब्लम और टेंशन कि मतलब कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या स्टोरी में, वो है हमारी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ड्रामा क्या है, इज हाउ ऑफ द स्टोरी। मतलब कि इस स्टोरी में जो प्रॉब्लम है उसको अपन कैसे दिखा रहे हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं पूरी स्टोरी में। ठीक है, द इमोशनल वेट एंड इंटेंसिटी क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, सिंपल। इसको अगर मैं तुमको और आसान शब्दों में बताऊं तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है हमारी प्रॉब्लम, और जो ड्रामा है वो है हाउ दैट प्रॉब्लम इज शोन एंड फेल्ट, तुम्हें किस तरह से वो प्रॉब्लम दिखाई या बताई जा रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट का। तुमने नोटिस किया होगा कि स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारा कैरेक्टर कुछ और था, और जब उसका रिजोल्यूशन पूरा हुआ, स्टोरी खत्म हुई, तो हमारा कैरेक्टर कुछ और हो गया, उसके माइंडसेट में कुछ चेंजेस या शिफ्ट अपन को देखने को मिला है। उसकी लाइक पर्सनैलिटी कुछ अलग है, कुछ कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, वो फेस उसका चेंज हो चुका है। तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि एक अच्छी स्टोरी में तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और हर स्टोरी को बेटर यही बनाता है। ये होना ही चाहिए एक स्टोरी के अंदर। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट को अपन कैसे समझे, एक एग्जांपल से। इसका एग्जांपल क्या है, ईशान अवस्थी। ठीक है, ईशान अवस्थी फ्रॉम तारे ज़मीन पर, कि पहले ये बंदा कैसा था ऐसा, बाद में ऐसा हो गया। तो इस एग्जांपल को अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अपने इस सिनेरियो में फिट होता है या नहीं। मतलब कि इस स्टोरी के सेटअप कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन में ये चीज़ फिट होती है या नहीं। ठीक है, तुम बताना, और तुम देखना भी ज़रूर है एक बारी। सो स्टोरी का सेटअप कुछ इस तरह से है कि अपन को ऐसा दिखाया गया है मूवी में कि ईशान अवस्थी एक ऐसा बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है। सो ही इज़ अ डिसलेक्सिक चाइल्ड, एंड वो अपने स्कूल में कुछ स्ट्रगल फेस कर रहा है। ही वॉज मिसअंडरस्टूड, punished and labeled as a lazy child by his teachers and his parents as well. So ये बंदा कैसा बताया अपन को, लेजी, जिसका आगे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये पढ़ाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको डिसलेक्सिया है। ठीक, पर टीचर्स ने ये चीज़ नहीं समझी कि उसको प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, उसको सही मेंटोर की ज़रूरत है। ठीक, ये सेटअप है स्टोरी का। देन इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि उसको डिसलेक्सिया है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है। सो वी ऑडियंस सीज हिम एज एन आइसोलेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी लो कॉन्फिडेंस वाला बच्चा। तो इसके अंदर तुमने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर दोनों तरह कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अगर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करूँ, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर क्या क्या होंगे, एकेडमिक प्रेशर, ठीक है, या फिर फैमिली प्रेशर या सोशल आइसोलेशन। और अगर मैं इसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो वो इसके अंदर क्या है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी या लेस कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा कि उसने कैसे सब कुछ सही किया। हाउ ईशान अवस्थी बिकेम अ कॉन्फिडेंट गाय। इसका सिंपल सा आंसर है कि उसको आमिर खान, राम जो टीचर, राम शंकर जो टीचर थे, वो उसको, राम शंकर नाम था यस उनका मूवी में, वो उसको मिले। उन्होंने इसका हिडन टैलेंट पहचाना कि ईशान इतना टैलेंटेड है, तो उन्होंने उसको सिखाया, उसकी आर्ट को उन्होंने एक्नॉलेज किया, उसको सिखाया। सो लास्ट में क्या हुआ, ही गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, और उसको खुद को एक्सप्रेस करना अच्छे से आ गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया, तो उसने अपनी पढ़ाई को भी इम्प्रूव कर लिया, एंड इमोशनली भी अब वो स्ट्रांग हो चुका है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, और जो इजीली इसमें फिट हो गया है इस सिचुएशन में जहाँ पे सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन अपन समझ चुके हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर डेवलपमेंट के अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं 9 इमोशंस, जो कि हिंदी में बोलते हैं नवरस, नौरस, जो किसी भी स्टोरी में होने ही चाहिए। कि ज़रूरी नहीं किसी स्टोरी के अंदर सारे ही हो, लेकिन एक बहुत बहुत जो परफेक्ट स्टोरी होती है उसके अंदर सारे के सारे तुम्हें नौरस मिलेंगे। बट एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक अच्छी स्टोरी में
अगर तुम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर 3 से 5 इमोशन तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जाकिर खान या पारितोष आनंद, ठीक है, इनकी स्टोरी में वो तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेगी लगभग। जाकिर खान तो कंप्लीट पैकेज है भाई। सो ऑलराइट, तो अपन एक बार देख लेते हैं नौरस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। इनके अलावा और भी होते हैं लेकिन मेजरली ये 9 ही यूज़ होते हैं, जो अभी लाइक लाइक वात्सल्य या अ, वात्सल्य हो गया या भक्ति रस हो गया, वो भी इनमें काउंट हो गए हैं। हर इमोशन और उसका मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे श्रृंगार मतलब लव, ब्यूटी, रोमांस। हास्य का ह्यूमर, जॉय, लाफ्टर। करुण का कंपैशन, सोरो, सैडनेस। रौद्र का एंगर या फ्यूरी। वीर का करेज या हीरोइज्म। भयानक का फियर या हॉरर। विवत्स का डिसगस्ट और एवर्जन। अद्भुत का वंडर, सरप्राइज और अमेजमेंट। एंड शांत का पीस या सेरेनिटी। अब किसी स्टोरी में तुम इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो? तो अगर मैं इसका एक अपना एक एग्जांपल बताऊं कि जो मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें क्या था कि हम 3 दोस्तों का एक ग्रुप है। मैं, मेरे 2 दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, दोनों साथ हैं हमेशा, अभी तक मेरे साथ हैं दोनों। तो हम क्या तीनों स्कूटी पे जा रहे थे। हम्म, तो स्कूटी मेरे नाना जी की थी। आगे वाला बंदा गाड़ी चला रहा था, बीच में थोड़ा सा मोटा सा एक लड़का बैठा हुआ था, मतलब हम तीनों दोस्त, ठीक है। तो जो सबसे आगे वाला था गाड़ी चला रहा था, उसके पास आया उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन, ठीक है। तो इसमें कहीं न कहीं जो लव वाला एंगल है वो इंक्लूड हो गया, तो श्रृंगार रस है इसमें। अब बात करते-करते क्या था, गाड़ी की स्पीड नॉर्मली थी 20 के आसपास होगी, 20 से 30। उसने रोड से नीचे उतार दी गाड़ी, साइड में मट्टी वाला एरिया था, रोड से गाड़ी नीचे उतर गई। तो उससे क्या लगा, उससे जो बीच वाला जो मोटा बंदा बैठा था उसको लगा डर। मेरे को नहीं था कि मैं गिरूँगा नहीं, कोई नहीं संभाल लेगा, मेरे को भरोसा है। पर जो बीच वाला बंदा था उसको लगा डर, उसने कस के, जो ड्राइवर था मेरा जो दोस्त था, उसको कस के ऐसे जोर से, ऐसे मतलब होता है झिंझोर से दिया, तो पकड़ के ऐसे कर दिया। गाड़ी का बैलेंस और बिगड़ गया। मतलब जैसे ही वो गाड़ी रोड से उतरी वो चढ़ाने लगा, उसने जोर से कर दी डर के मारे। तो इसके अंदर भयानक रस भी इंक्लूड हो गया। तो डर के मारे उसने जब उसको किया, तो वो इमोशन जो निकला फियर, और उसका रिएक्शन का, उसका एक्शन का रिएक्शन ऐसा हुआ कि उसका कंट्रोल बिगड़ गया गाड़ी पे से, और गाड़ी स्लिप हो गई, हम तीनों गिर गए, एक्सीडेंट बेसिकली। लोग आसपास जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है, कोई रुक नहीं रहा। अब हम तीनों गिरे हैं, ठीक है, हम लोग रोड पे गिर चुके हैं और हम हंस रहे हैं, तो इसमें हास्य रस इंक्लूड हो गया कि भाई इसकी बेवकूफ़ी वैसे हो गया। और जो आगे, मैं हंस रहा हूँ और जो आगे के 2 बंदे हैं वो लड़ रहे हैं कि तूने क्यों ऐसे किया, पागल है क्या, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है। तो मैं हंस रहा हूँ, वो दोनों लड़ रहे हैं, मतलब इसमें वो वाला रस भी आ गया, रौद्र वाला, एंगर वाला, कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये वो ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों चुप हो गए, वो हंसने लग गए, हंसी मजाक में ले गए, फिर मैं रोने लग गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी मेरे नाना जी की थी, गाड़ी मेरी भी थी, मेरे नाना जी की थी। अब गाड़ी पे हो गया नुकसान, अब खर्चा आएगा, सब करेगा, घर पे पता चला तो अब मेरी, घर पे पता चला मेरी ऐसी हो जाएगी। अब मैं रो रहा हूँ, वो दोनों हंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे इमोशंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। और एक बात हमेशा यार, 3 दोस्तों का ग्रुप होता है ना, उसमें जितने इमोशन है कम पड़ जाते हैं यार, हमेशा वो चीज़ रहती है उसमें, मेमोरीज अच्छी बनती है। तो 3 दोस्तों के ग्रुप में, 3 दोस्तों के जो ग्रुप होता है उसमें सारे इमोशन तुम्हें मिल जाएंगे देखने को, स्पेशली लड़कों के ग्रुप में। तो ये ठीक है। अब अगर मैं इसका एक क्लासिक परफेक्ट एग्जांपल बताऊं इमोशंस का, तो वो होगा बाहुबली द बिगनिंग, पार्ट 1, जिसके अंदर तुम्हें सारे इमोशंस देखने को मिल जाएंगे, तुमने कभी नोटिस किया हो तो। ऑलराइट, सो अभी तुमने स्टोरी टेलिंग की क्लास में काफ़ी कुछ सीख लिया है, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि तुम्हें अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर कैसे देना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें ये सीख लिया, सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, तुमने सीख लिया, तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में पता है, सब कुछ पता चल गया। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ, इसको स्ट्रक्चर करना सीखना पड़ेगा। बेसिकली इसको एक लेयर में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। नैरेटिव स्ट्रक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी की पूरी मास्टर क्लास में। सो नैरेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है? नैरेटिव स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी स्टोरी, इज द बैकबोन ऑफ एनी स्टोरी। अब हर तरह की स्टोरी के लिए कुछ नैरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो है सिंपल सिंपल स्टोरी का। फॉर एग्जांपल, ये एक सिंपल सी स्टोरी है, इसके अंदर तुम्हारे पास एक सेटअप है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एंड एक रिजोल्यूशन है, ठीक है। अब
इस स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल है, ये एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रही है कि एक हमारे पास सेटअप है, एक कॉन्फ्लिक्ट है और एक रिजोल्यूशन है। तो ये किस में जा रही है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका जो वे है वो है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। इसका मतलब कि एक सिंपल सी स्टोरी है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन व्हाट इफ अगर तुम इसमें बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड कर दो, कि कुछ और फ्लैशबैक्स तुमने ऐड कर दिया, कुछ और चीज़ तुमने ऐड कर दी, तो ये थोड़ी सी इम्पैक्टफुल बनेगी ज़्यादा। ये कुछ और ये कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। देन कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिसमें तुम्हें सबसे पहले उसके फ्यूचर का पार्ट दिखा दिया कि ये स्टोरी में आगे होने वाला है, एंड देन तुम्हें स्टोरी का नॉर्मल जो पेस है वो बताया गया, ठीक है। या फिर तुमने कुछ स्टोरीज ऐसी देखी होगी जिसमें दो स्टोरी साइड बाय साइड पैरेलल चलती जा रही है। फॉर एग्जांपल एक मूवी है सुपर डिलक्स, साउथ की एक मूवी है। एक सेकेंड, अरे मेरी राइटिंग इतनी गंदी है ना भाई। साउथ की मूवी है सुपर डिलक्स, इसमें विजय सेतुपति भी है। तो तुम एक बार देखना है पिक्चर, ये अच्छी है। इसमें मतलब 3-4 डिफरेंट मूवीज़ हो, डिफरेंट स्टोरीज़ होती है जिसको तुम्हें साइड बाय साइड पैरेलल दिखा रहे होते हैं। तो पैरेलल स्ट्रक्चर भी अपन कर सकते हैं नैरेटिव का। नैरेटिव स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी किसी भी स्टोरी के लिए, बट अगर तुम्हें समझाओ मैं कुछ कॉमन नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो इनमें से एक आता है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अब जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है ये सबसे कॉमन नैरेटिव स्ट्रक्चर है, और इसमें बेसिकली 3 एक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है बिगिनिंग का, मतलब स्टार्टिंग फेज, बिगनिंग जिसको अपन बोलते हैं सेटअप, ठीक है। देन आता है मिडल, जो कि होता है कन्फ्रंटेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है लास्ट में एंडिंग, जो कि अपना होता है रिजोल्यूशन, ठीक है। अपन ने अभी डिस्कस करा है सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन के बारे में। सो बेसिकली जो बिगनिंग पार्ट होता है उसके अंदर तुम्हारी जो स्टोरी होती है उसमें तुम्हें कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है, तुम्हारा पूरा पूरा सीन सेटअप होता है, स्टोरी एस्टेब्लिश होती है, और उसमें तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग जाता है। उसके बाद आता है मिडल पार्ट जिसको कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर अपना जो कैरेक्टर होता है वो मेन कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है, मेन प्रॉब्लम फेस करता है, क्या क्या ऑब्स्टेकल उसके जर्नी में आ रहे होते हैं, और साथ में उसकी धीरे धीरे ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगती है। और फिर लास्ट में आता है एंड, जिसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। इसमें कैरेक्टर एक सबसे बड़ा मेन चैलेंज फेस करता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर देता है अपनी इस जर्नी में, और कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और इसका अगर एग्जाम्पल बताऊं तो वो होगा बाहुबली, जिसमें शिवा नाम का कैरेक्टर होता है। वो उसका इंट्रोडक्शन हमको दिया जाता है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन होता है, फिर वो अपनी डेस्टिनी को डिस्कवर करता है, फिर लास्ट में वो फाइट करता है अपने मतलब फ्रीडम के लिए, एम्पायर के लिए बेसिकली, एंड लास्ट में वो जीत जाता है एंड उसको लीडर बना दिया जाता है। तो वो चीज़ है। और इसके अलावा एक और फेमस नैरेटिव स्ट्रक्चर है जो कि है सर्कुलर नैरेटिव, जहाँ पे जो हमारी स्टोरी होती है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है वो दोनों सेम होता है, लेकिन इसमें कैरेक्टर, पर्सपेक्टिव या मीनिंग चेंज हो सकता है। मतलब कि स्टोरी की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लोकेशन पे हो सकती है, या फिर कोई डायलॉग सेम हो सकता है, कोई सिचुएशन सेम हो सकती है, बट अपन को एज एन ऑडियंस अपन को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है एंड में। और इसका जो एग्जांपल है वो है, पहला तो है रॉकस्टार, जिसमें जो जनार्दन जो लड़का होता है उसकी स्टोरी है वो हार्ट ब्रेक के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है, स्टार्ट और एंड दोनों के टाइम पे। और जो दूसरा एग्जांपल है वो है लॉयन की, इसमें जो सिम्बा है, जो स्टार्टिंग अपन को दिखाते हैं कि वो एक रॉक माउंटेन पे खड़ा हुआ होता है, मतलब ऐसे किंग वो होता है लेकिन उस टाइम पे वो मैच्योर नहीं होता, लेकिन जब स्टोरी एंड होती है तो वो सेम उसी सीन को दोबारा दिखाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो एज अ मैच्योर किंग है। और सर्कुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है, ये ऑडियंस को एक क्लैरिटी देता है कि बिफोर और आफ्टर में क्या हुआ था, कि कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और सच में हुआ है। अब आई नो तुमने काफ़ी कुछ सीख लिया है स्टोरी टेलिंग की इस क्लास में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने तुम्हें बता दी है। लेकिन अब अगर तुम कोई क्रिएटर हो या फिर कोई एडिटर हो,
तो तुम्हें किस तरह से स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, मतलब सोशल मीडिया के लिए स्टोरी टेलिंग की क्या क्या टेक्निक्स है, किस तरह के अपन को हुक्स रखने हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर रखना है, तो अब अपन वो सीखेंगे जो कि है स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। सो बेसिकली इसमें यूजुअली 3 ही टेक्निक्स यूज हो सकती है बाय विच यू कैन मेक बेटर वीडियोस। सो सबसे पहला आता है एक लीनियर स्टोरी, फिर देन वी हैव सिंगल हुक प्लस रिजोल्यूशन, एंड लास्ट में है मल्टीपल हुक्स जिसमें रिजोल्यूशन भी होगा, डेफिनेटली मल्टीपल रिजोल्यूशंस हो सकते हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है वो है लीनियर स्टोरी। अब एक लीनियर स्टोरी बेसिकली एक सिंपल सी एक स्टोरी होती है, एक सीधी सरल सी स्टोरी जिसमें जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव होता है बेसिकली वो एक सिंपल से स्ट्रक्चर में चलता है, एक सिंपल ऑर्डर में चलता है। कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है कोई, सुबह उठा, कॉलेज गया, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गया, ख़त्म। ठीक है, तो इसको तुम इस तरह से समझो एक बारी कि ये हमारी एक स्टोरी है। ठीक है, ये हमारी एक स्टोरी एक सिंपल से ऑर्डर में चल रही है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो कि हर स्टोरी में होता है। सेटअप, एक हो गया कॉन्फ्लिक्ट, एक हो गया रिजोल्यूशन। तो उसकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है बेसिकली। ठीक है, इसको तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया के टर्म्स में? इसको तुम यूज़ कर सकते हो व्लॉग्स में, जो डेली लाइफ के व्लॉग्स होते हैं वो, या फिर कोई एजुकेशनल कंटेंट हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, कि मतलब कहानी शुरू से एंड तक बिल्कुल सीधी चलती रहती है, उसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, वो होती लीनियर स्टोरी। उसके बाद एक चीज़ आती है जो कि होती है सिंगल हुक प्लस रिजोल्यूशन। सो ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है एक लीनियर स्टोरी का, जिसमें हमारे पास बेसिकली लीनियर में 3 चीज़ होती है, सेटअप हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और लास्ट में हमारे पास रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन। तो अब ये एक लीनियर स्टोरी है, और ये उसका इम्प्रूव वर्जन कैसे है कि इसमें सिंगल हुक का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग, एक सिंगल प्रॉब्लम जो इसमें फेस हो रही है बार बार। तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग हुक है, ये एक प्रॉब्लम है जो इसमें बार बार फेस हो रही है। ठीक है, जो इसमें बार बार फेस हो रही है, सपोज 2-3 बार वो स्ट्रॉन्ग जो प्रॉब्लम है वो इसमें फेस हो रही है, अनटिल इट गेट्स रिजॉल्व। जब तक ये सॉल्व ना हो जाए तब तक ये प्रॉब्लम वो फेस करता रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल तो मैं समझो कि मैं, ठीक है, मैं हूँ एक कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। स्टोरी का सेटअप इस तरह से है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसको पहले एक लीनियर स्टोरी बनाते हैं कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या हो सकता है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे फीवर हो गया, कि 4 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे फीवर हो गया। ठीक है, और रिज़ॉल्यूशन में अपन ये ऐड कर सकते हैं कि मैंने फीवर होने के बाद भी स्टिल पढ़ाई करी और मैं पास हो गया। ये एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ये तुम इस चीज़ को बार-बार दिखा सकते हो कि कॉलेज स्टूडेंट है, वो उसके फीवर हो रहा है बट स्टिल वो एनी हाउ वो पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन बीच-बीच में तुम ये वाली चीज़ जो स्ट्रॉन्ग एक तुम्हारे पास पॉइंट है जो कि है ब्रेकअप, इसको तुम बार-बार बीच में दिखा सकते हो कि ब्रेकअप की चीज़ें बार-बार बीच में आ रही है, वो मेमोरीज़ बीच में आ रही है, पढ़ाई करते टाइम उसको याद आ रही है कि फीवर एक पल को बंदा झेल लेगा, लेकिन ब्रेकअप कैसे झेलेगा? तो ये चीज़ें तुम बार-बार बीच में दिखा सकते हो अंटिल इट गेट्स सॉल्व्ड। तो इसका मेन जो रिज़ॉल्यूशन होगा वो क्या हो सकता है कि ठीक है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, लाइक फिर मैंने उस लड़की को ब्लॉक मार दिया एंड मैंने फ़ोन साइड में पटका और मैं अपने पढ़ाई पे लग गया रे। देखिए मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी नेसेसिटी थी पास होना ही, ये मेरी नेसेसिटी थी उस टाइम पे। तो मैंने फ़ोन साइड में रखा उसको ब्लॉक करके और मैं अपने पढ़ने बैठ गया। एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया मैं पास हो गया। ठीक, अब ये तो नहीं वापस पैचअप कर लूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की थोड़ी चीज़ होती है।
तो ये तुम इसमें सिंगल हुक है, सिंगल हुक मतलब एक बड़ी एक ही प्रॉब्लम जो पूरी स्टोरी में बार बार रिपीट होती रहे जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, मतलब जब तक वो पूरी स्टोरी सॉल्व ना हो जाए। तो फीवर इसमें एक नॉर्मल सा कॉन्फ्लिक्ट है, बट उसको तुमने एक बड़े मेन पॉइंट जो मेन एक क्वेश्चन है जो कि है ब्रेकअप, उसके साथ जोड़ के तुम इसको आगे तक कंटिन्यू करके ले जा सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसको तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ केस मैं बताऊँ तो तुम इसको वाईटी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तुम इसको रील्स में यूज़ कर सकते हो जिसमें तुम सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में लोगों को बताओ। ठीक है, या फिर तुम कोई इंफोटेनमेंट कंटेंट के बारे में लोगों को बताओ, तो उसमें इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में लोगों को बताओ। ठीक है, या फिर तुम ये कर सकते हो, तुम लोगों को बताओ कि सपोज कि प्रियांशु है, वो स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे है, तो उसका शायद ब्रेकअप हो गया, उसका शायद ब्रेकअप हो गया। ठीक है, फिर वो वापस से स्टोरी नॉर्मल अपने पेस पे चलेगी, फिर तुम बोल दोगे कि ब्रेकअप का कुछ इंसिडेंट तुम बीच में लेके आ गए, एंड फिर से उसके एग्जाम्स की वो प्रिपरेशन कर रहा है, फिर तुम उसको समझा रहे हो कि फिर तुमने बीच में एकदम से ला दिया ब्रेकअप वाला सीन दोबारा से कि यार शायद ब्रेकअप है, ब्रेकअप की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो एंड लास्ट में पता चलता है कि उस बंदे को ब्रेकअप ही नहीं हुआ था, चूतिया बनाया है तुमको। तो कुछ मूवीज ऐसे करती है, ये बीच में टेंशन बिल्ड करने के लिए, अपन को क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, हुक करके रखने के लिए स्टोरीज ऐसे करती है बीच में। कुछ मूवीज भी ऐसे करती है। तो ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, तुम यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। या फिर जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि पैरेलल साइड बाय साइड मल्टीपल स्टोरीज चल रही है, तुम उसको भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, और वो है मल्टीपल हुक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इसको तुम मार्क करके रख लो, ये हर जगह यूज़ होगी। और जितने भी तुम IRL वीडियोस देखते हो, लाइक मिस्टर बीस्ट, ठीक है, या फिर फुकरा इंसान, ठीक है, वो सब इसी का यूज़ करता है। ठीक है, तो पूरे यूट्यूब पे मोस्टली यही यूज़ होती है। अगर कोई कंटेंट ऐसा हो, IRL टाइप हो या प्रॉपर स्टोरी टेलिंग का हो, जैसे गॉक्स की वीडियोस हो गए, तो मेजरली यही यूज़ होती है। सो बेसिकली इस स्टोरी को कुछ इस तरह से समझो तुम कि एक सेकेंड, अब इसको कुछ इस तरह से समझो तुम कि सपोज ये अपू एक स्टोरी है जिसमें ये हो गया अपना सेटअप, ये हो गया अपना कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट में ये हो गया अपना रिजोल्यूशन। सपोज कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक है कि वीडियो एडिटिंग की कुछ मिस्टेक्स जो तुमको नहीं करनी। ठीक है, जब तक ये स्टोरी सेटअप हो रही है मैं एक प्रॉब्लम अराइज कर दूंगा। ठीक है, ये है प्रॉब्लम P1। ठीक है, ये पहला हुक, ये एक प्रॉब्लम होगी। फिर स्टोरी थोड़ी सी और आगे चली, मतलब इसको तुम सपोज 30-40 सेकंड के लिए बता दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पहला हुक हो सकता है तुम्हारा। फॉर एग्जांपल पहला हुक है कि क्या स्टोरी टेलिंग इंडिया में ईजी है। तो इससे तुम लोग और ज़्यादा क्यूरियस हो गए, ऑडियंस और ज़्यादा क्यूरियस होगी, वो और देखना चाहेगी कि ये बंदा तो हमें मिस्टेक्स बता रहा है, फिर ये बंदा खुद ही बोल रहा है क्या ईजी है। ठीक है, फिर जब तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट आया, एक सेकेंड, सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन, जब तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट आने स्टार्ट हुआ, मतलब मिस्टेक्स आने स्टार्ट हुई, तुमने कॉन्फ्लिक्ट से पहले एक और प्रॉब्लम रेज कर दी। ठीक है, P2, तुमने एक और प्रॉब्लम रेज कर दी P2। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है कि मैंने तुम्हारे आगे एक और सवाल रख दिया, एक और प्रॉब्लम रख दी कि क्लाइंट्स की डिमांड ही ख़त्म नहीं होती यार, तुम्हारी और फट रही, और बहन की ये क्या हो गया, मतलब ये और क्या बता रहा है ये, तुम और क्यूरियस हो गए, तुम इसको देखोगे वापस। ठीक है, आगे देखोगे, फिर जब रिजोल्यूशन आने लगेगा मैं एक और प्रॉब्लम अराइज कर दूंगा जो कि है P3। अब ये प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोल दिया कि फ्रीलांसिंग में पैसा ही नहीं है, इंडिया में फ्रीलांसिंग में पैसा ही नहीं है। तुम्हारी फट के आत्मा आ गई, अरे भाई मैं तो एडिटिंग सीखना चाह रहा था पैसों के लिए, पर अभी खैर है कि पैसा ही नहीं है। तो जब तक ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होती रहेगी, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम अराइज कर देंगे। ठीक है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल तुम स्टार्टिंग में कर सकते हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट से जस्ट पहले भी कर सकते हो एक ये, और एक रिजोल्यूशन से पहले भी ये प्रॉब्लम जो है
कि मेन प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है। मेन प्रॉब्लम है तुम्हारी एडिटिंग की मिस्टेक। ये ब्लैक वाली प्रॉब्लम में जो है ना, ये है तुम्हारी एडिटिंग की मिस्टेक्स, ठीक है। कि तुम्हारी मिस्टेक तुमने क्या क्या है, कि फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक रखा कि मैंने एक एडिटिंग की मिस्टेक करी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको बताते बताते मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को भी बीच में इनकलकेट करता रहा, बीच में इम्प्लीमेंट इनको मैं करता रहा। तो ऑडियंस और ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि भाई ये हो क्या रहा है, कि हमें क्या हम आए थे यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में जानने, एक ऐसी इसने क्या मिस्टेक कर दी जिससे इसको लाखों का नुकसान हो गया। पर ये तो कुछ और बता रहा। ये बंदा खुद ही कह रहा है कि एडिटिंग ईज़ी नहीं है, फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है, और चीज़ है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। एक बार ये 1 सेकंड। सो इसका जो सो तुम ऑडियंस को, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी जो बिग प्रॉब्लम है, तुम उसको सॉल्व करते-करते इन सभी छोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगे। ये पूरा ऐसे तो बेकार सा लगा अभी, बट कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा बेसिकली इसका एक ग्राफ हो गया कि तुम्हारी जो एक बिग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते करते बीच में तुम्हारी और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अराइज हुई, तुम उसको भी सॉल्व करते चले गए, ठीक है। एंड दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर यूट्यूब वीडियोस। तुम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह का यूट्यूब वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर बीस्ट डेफिनेटली यूज़ करता है, ओपरा इंसान भी यूज़ करता है, IRL वीडियोस में तो भर भर के यूज़ होती है, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वाली टेक्निक को अपने वीडियोस में यूज़ करो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अपन को पूरे वीडियो के थ्रू, पूरी स्टोरी के थ्रू सॉल्व करनी है। लेकिन जब अपन जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती है, जो उस जर्नी को, उस स्टोरी का जो पेस होता है उसको थोड़ा-सा और बढ़ा देती है, मतलब कि उसको और टफ कर देती है। सो द पॉइंट इज़ कि दिस टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर यूट्यूब वीडियोज़। कि तुम अपना वीडियो बना रहे हो, स्टार्ट विद अ बिगर प्रॉब्लम, स्टार्ट विद अ बिगर प्रॉब्लम, कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे वीडियो में, तुम्हारी स्टोरी में, ठीक है, बिगर प्रॉब्लम। देन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, रेज क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े से ऑब्स्टेकल डालो, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, फिर से वापस बिगर प्रॉब्लम पे आओ, फिर रेज क्वेश्चन, फिर बिगर प्रॉब्लम पे आओ, बिगर प्रॉब्लम पे आओ, फिर रेज क्वेश्चन, एंड धीरे धीरे वो सॉल्व होती रहेगी। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होते होते तुमने काफ़ी सारी जो छोटी प्रॉब्लम्स बीच में आई, छोटी जो क्वेरीज या क्वेश्चंस बीच में आए, तुम उसको भी सॉल्व करते चले गए। सो बेसिकली यू हैव अ सिंगल हुक टू रिटेन द ऑडियंस। मतलब कि एक पूरी कंप्लीट स्टोरी है, लाइक सीरीज टाइप है, जिसके अंदर तुम एक स्ट्रॉन्ग जो हुक है, एक सिंगल प्रॉब्लम है, उसको तुम बार-बार रेज़ कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली यू आर रेज़िंग द प्रॉब्लम, एंड लास्ट में जाके पता चलता है ये प्रॉब्लम है ही नहीं, या कुछ और रीज़न हो गया। और ये टेक्निक काफ़ी सारी मूवीज़ में यूज़ होती है। उसके अलावा तुमने कभी शायद नोटिस ना किया हो, बट यूट्यूब वीडियोज़ में भी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इससे ऑडियंस को एंगेज करके रखते हैं लास्ट तक। तो ये ऑडियंस को रिटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और मैं तो तुम्हें पर्सनली एडवाइस दूँगा कि इसको तुम ज़रूर यूज़ करो। ऑलराइट, सो एक छोटा-सा पॉइंट समझाने के लिए मैंने इतना टाइम दे दिया यार, बट कोई बात नहीं यार। सो दिस इज़ ओनली 50% कंप्लीट। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। तुमने स्टोरी टेलिंग तो सीख ली, लेकिन स्टोरी टेलिंग में एक और चीज़ होती है, वीडियो पेसिंग, कि किस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या पेसिंग रखनी है, और वो मैं तुम्हें सिखाऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुमने इसको सीख ली, और मैं तुमसे खुद बोलता हूँ नहीं भाई इसको शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें मोस्टली महँगे कोर्सेज़ में ही मिलती है, ठीक है? तुम्हें यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा ऐसा कुछ सीखने को, और होता है तो तुम लोग सीखने नहीं आता, तुम्हें वो आलस बहुत आता है। क्यों? वही है ना कि हाथ-पैर नहीं मारना चाहते तुम लोग, तुम्हें चाहिए थाली में परोस के सामने ऐसे। तो ये ठीक है, ये तुम्हें मैंने थाली में परोस के दिया है, कृपया भोजन ग्रहण करिए। और ठीक है, तो ये जो स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो था, ये सिर्फ 50% है। इसके साथ तुम्हें वीडियो पेसिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। जब तुम दोनों चीज़ों को कंबाइन करोगे ना, कि सारे कॉन्सेप्ट्स को जब तुम कंबाइन करोगे, तो तुम्हारी एक परफेक्ट स्टोरी बन के तैयार होगी। तो वीडियो पेसिंग के बारे में मैं अगला वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक तुम इस वीडियो को देखो, कुछ समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से सीखो, और सब लोग साथ में ग्रो करो, बस। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब इसके अगले पार्ट में हम इसी की कंटिन्यूएशन सीखेंगे।
मतलब कि वीडियो पेसिंग और उसके ग्राफ्स, जिसकी वजह से तुम एज एन एडिटर बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग कर पाओगे। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है ना तो भाई अपने सभी एडिटर दोस्तों के साथ और क्रिएटर दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। ऑल राइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।